तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी आइडेंटिटी को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के अंत में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम हरन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार है। उसके मामा सुदर्शन जो कि डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि हरन की माँ पैरालाइज्ड हो चुकी हैं। उसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई थी। उसका पति बहुत बुरा था, बहुत मारता पीटता था उसे। 10 साल तक उसकी मार सहते सहते मेरी बहन ने तलाक ले लिया, पर हरन की कस्टडी उसके पति को मिली और उसकी बड़ी बहन देविका की कस्टडी मेरी बहन को। 5 साल तक वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। उसके बाद मेरी बहन ने दूसरी शादी कर ली। पिछले जुलाई को उनकी बेटी हुई है जिसका नाम है नीरजा। एक रात हमारे पास एक फोन आया कि उसका एक्स पति प्रताप अचानक बीमार हो गया और मर गया। फिर हरन की कस्टडी मेरी बहन को मिल गई। अब कहानी यहाँ से बहुत साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां मॉल गई होती हैं कपड़े लेने। एक लड़की ने ट्रायल रूम में ड्रेस चेंज की, फिर बाहर आ गई। कार की चाबी वो ट्रायल रूम में ही भूल गई थी, तो वो वापस जाती है तो उसे वहाँ एक फोन दिखाई पड़ता है जिसका कैमरा ऑन था। लड़कियां हल्ला मचा देती हैं तो मॉल के स्टाफ का एक आदमी उनकी मदद करने आता है। एक लड़का पकड़ा जाता है जिसका वो फोन था, पर वो फोन लेके भाग निकलता है। आदमी उसे पकड़ नहीं पाता। हमें पता चलता है कि वो लड़का और स्टाफ वाला आदमी दोनों मिले हुए हैं। दरअसल वो मॉल के स्टाफ का था ही नहीं। उसका काम था लड़कियों की गलत तरह से वीडियो बनाना और फिर उसे और उसके परिवार को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठना। उस आदमी का नाम है अमर फेलिक्स, जिसका अड्डा एक खंडहर फैक्ट्री में है। अमर उस लड़की को भी ब्लैकमेल करते हुए कहता कि 3 लाख रुपए दो वरना तुम्हारा वीडियो हर जगह फैल जाएगा। लड़की डर जाती है, मजबूर हो जाती है वो करने के लिए जो अमर चाहता था। पैसे लेके अमर अपने अड्डे पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पहले से ही कोई आदमी है। वो अनजान आदमी पहले तो अमर को लहूलुहान करता है, फिर आग में जिंदा जलाकर उसे मार डालता है। एक हफ्ते बाद एलन नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक दूसरे शहर के पुलिस ऑफिसर दिनेश से कांटेक्ट करता है अमर की मौत के केस से जुड़ी बात करने के लिए। एलन ही अमर की खून की केस की तहकीकात कर रहा था, जिसका कहना था कि उसके पास एक आई विटनेस है। आई विटनेस थी एक लड़की जिसका नाम है अलीशा। एलन बताता है कि अलीशा की फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसे सब कुछ याद रहता है। लेकिन फिर तभी ये हादसा हो गया। जिसने अमर को मारा उसे अलीशा ने देखा था, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। सर पर चोट आने की वजह से उसे उस इंसान का चेहरा कैसा था ये तो याद है, पर वो दिखता कैसा था ये याद नहीं। जिसने अमर को मारा और उसकी ये हालत की उसे पकड़ना है और मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है। तब तक के लिए अलीशा का मेरे साथ ही रहना सही है, उसे खतरा हो सकता है। दिनेश उसे अपने एक फ्लैट पे रहने को कह देते हैं। वो कहते हैं कि उसकी पहचान छुपा कर रखना, सबको बताना कि वो तुम्हारी बहन है। अब हम देखते हैं हरन को, जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो अपनी दोनों बहनें देविका और नीरजा और अपने मामा सुदर्शन के साथ रहता है। मामा तो डॉक्टर थे ही, देविका भी डॉक्टर बन गई थी। हरन अब और भी ज्यादा शातिर, चतुर, चालाक, समझदार हो चुका है। वो हर काम में अच्छा है, सब कुछ एकदम परफेक्शन से कर लेता है। पेशे के तौर पर वो बच्चों को कराटे सिखाता है। हमें देखने मिलता है कि एलन और अलीशा जिस फ्लैट में रहने आए हैं वहीं पर हरन की फैमिली भी रहती है। इन दोनों के साथ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर मर्सी भी आई थी, जो कि मैटरनिटी लीव पर थी पर अभी ऑन ड्यूटी थी। अब हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर दिनेश के फ्लैट पर सब मौजूद होते हैं। कोई चोर आकर कॉलोनी से स्कूटी चुरा ले गया था। एक बच्चे ने उसे देखा था तो उससे जानकारी लेकर स्केच बनवाया जा रहा था। हरन स्केच देख के कहता कि स्केच आर्टिस्ट गलत स्केच बना रहा है। हरन कान ड्रॉ करके बच्चे से पूछता है कि क्या उसके कान ऐसे थे, तो बच्चा कहता हाँ। हरन कहता कि इस तरह के कान किसी के होते ही नहीं है। बच्चा बस हाँ में हाँ मिला रहा है, जो भी स्केच आर्टिस्ट पूछ रहा है। मैंने जो कान बना के दिखाए उसे भी हाँ कर दिया। इसका मतलब बच्चे ने उस आदमी को देखा ही नहीं। बच्चा बताता है मैंने नहीं, मेरी बहन ने देखा था, वो डरी हुई है इसलिए मुझे बताने बोल दिया। हरन बच्ची से पूछ पूछ के उस चोर का स्केच बना देता है, एकदम परफेक्ट वाला। हरन की माँ स्केच आर्टिस्ट थी, उन्होंने ही हरन को स्केच बनाना सिखाया था डिटेलिंग के साथ, पर अब वो नहीं रही। एलन को हरन काम का आदमी लगता है। वो अलीशा का केस सॉल्व करने में मदद कर सकता था, उस आदमी का स्केच बना के जिसने अलीशा को मारने की कोशिश की, जिसको उसने देखा था। हरन मदद करने को मान जाता है और फिर अलीशा से डिटेल पूछते हुए स्केच बनाना शुरू करता है। अलीशा को कातिल के चेहरे की एक एक डिटेल याद थी। स्केच बन जाता है पर हरन उसे दिखा नहीं रहा होता। हरन एलन से कहता
कि आमतौर पर डिस्क्रिप्शन बेस्ड स्केच बनाते समय आर्टिस्ट से कोई भी कॉमन मेमोरी एरर हो सकता है। इसे सोर्स मॉनिटरिंग एरर कहते हैं। जब एक बार देखे हुए चेहरे को हम भूलकर दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं, हमारी मेमोरी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। इन एरर्स के बारे में सोचे बिना बनाए गए स्केच ऐसी गलतियों से भरे हुए होते हैं। एलन कहता कि अलीशा का डिस्क्रिप्शन तो एकदम क्लियर है। हरन कहता जो क्लियर डिस्क्रिप्शन वो दे रही है वो गलत है। जो स्केच उसने बनाया वो वही स्केच दिखाता है जो कि था खुद उसी का स्केच। वो कहता है अगर मैं खूनी होता तो वो सीधे ये बोल देती ना कि मैं खूनी हूँ, स्केच बनवाने की क्या जरूरत थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जिसमें गवाह ऐसी डिटेल बता देता है कि जो अपराधी ना हो वो भी अपराधी बन जाए। हरन अलीशा से पूछता है कि वो एक्सीडेंट वाली रात कहाँ गई थी, तो वो बताती है कि वो समुद्र सिल्क्स नाम की फैक्ट्री में गई थी। ये सुनकर हरन थोड़ा चौंकता है, जैसे कुछ पता हो उसे। हमें देखने मिलता है कि अमर को मारने वाला कोई और नहीं, हरन ही था। उसको मारने के बाद उसने उसके अड्डे समुद्र सिल्क्स में आग लगा दी। अब ये लोग समुद्र सिल्क्स पहुंच जाते हैं। प्लान ये था कि अलीशा ने जहां कातिल को देखा था वहीं जाकर वो और अच्छे से डिटेल बताएगी तो शायद असली खूनी का स्केच बन पाए। बात ये थी कि अलीशा ने हरन को ही देखा था वहां पर। इसका मतलब पहले जो स्केच डिस्क्रिप्शन उसने दिया वो बिल्कुल सही था। इस बार भी अलीशा सेम डिस्क्रिप्शन देती है पर हरन किसी और का चेहरा बना देता है। वो खुद का तो बना नहीं सकता था। ताज्जुब वाली बात ये होती है कि स्केच दिखाने पर अलीशा कह भी देती है कि हाँ इसी आदमी को देखा था। सब लोग वापस घर आते हैं तो अलीशा से देविका मिलती है पर अलीशा उसे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। ये चीज डॉक्टर सुदर्शन को खटक जाती है। देविका बताती है कि मर्सी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि उसे बच्चा होने वाला है। हरन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जब मुझे देखा था तब तक पुलिस को कुछ बताया क्यों नहीं, मुझे पहचाना क्यों नहीं। अलीशा के यहाँ कोई नहीं था तो हरन उसके फ्लैट में जाने की कोशिश करता है। खटपट की आवाज से अलीशा को पता चल जाता है कि दरवाजे का लॉक खोल के कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हरन ने लॉक खोल लिया था लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर सुदर्शन आ जाते हैं जो कि दरवाजा खुला देख उसे पूरा खोलते हैं तो उन्हें दिखती है अलीशा हाथ में बंदूक लिए हुए। वो बंदूक मर्सी की थी। उसे नहीं याद था कि ये दोनों कौन हैं। तभी वहाँ एलन आ जाता है जो कि अपनी पहचान बताता है। तब जाके अलीशा बंदूक नीचे करती है। डॉक्टर सुदर्शन के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं कि अलीशा ने हमें पहचाना कैसे नहीं। एलन को भी तभी पहचाना जब उसने अपना नाम बताया। वो अलीशा को रजनीकांत की फोटो दिखाते हैं तो उन्हें भी वो पहचान नहीं पाती। एलन को भी नहीं पता था कि अलीशा की कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस है। डॉक्टर अलीशा के दिमाग का पूरा टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर पहले अपनी पालतू बिल्ली रूबी की फोटो दिखाते हैं, फिर 3 बिल्लियों की फोटो दिखा के कहते हैं कि बताओ इसमें से कौन सी वाली बिल्ली रूबी है। एलन बताता है लेफ्ट वाली, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें रूबी है ही नहीं। मेरी बिल्ली इसमें होती भी तो भी उसे पहचानने में तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि हम इंसानों के दिमाग में जानवरों के चेहरों को पहचानने की खूबी है ही नहीं। सिर्फ जानवरों की ही नहीं, अगर कोई तुम्हें एक कंकड़ उठा के दे और फिर उसे ढेर सारे कंकड़ों के बीच फेंक दे तो तुम उस कंकड़ को नहीं पहचान पाओगे जो तुमने देखा था। दिमाग में एक पार्ट होता है फ्यूसिफॉर्म गायरस। किसी को पहचानने की प्रक्रिया यही होती है। अगर ये खराब हो जाए तो एक स्पेशल टाइप का अंधापन हो सकता है जिसे कहते हैं फेस ब्लाइंडनेस। ये एक बहुत ही दुर्लभ चिकित्सा स्थिति है जिसे कहा जाता है प्रोसोपैग्नोसिया। तुम इसके साथ पैदा भी हो सकते हो या तुम्हारे साथ किसी दुर्घटना में हुई हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अलीशा को चीजों को देखने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके लिए सिर्फ चेहरे ही कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करते हैं। ये सिर्फ असली जिंदगी में ही नहीं बल्कि वर्चुअल और फोटो में भी हो सकता है। तुम अभी इससे बात करने के बाद इस कमरे से चले जाओ, फिर 10 मिनट के बाद नए कपड़े पहनकर वापस आ जाओ। ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाएगी। ये है इसकी बीमारी। एलन कहता इसने हाल ही में किसी के बारे में बता के उसका स्केच बनवाया है और बनने के बाद उसने उसे पहचान कर पुष्टि भी की, तो ये कैसे हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि इसका दिमाग इससे झूठ बोल रहा है। इसकी हालत अभी कुछ ऐसी है कि अभी ये कुछ बनवाए उसके बाद भी उसको पहचान नहीं पाएगी। आपको भ्रमित किया गया है एलन। भ्रमित किया था उसे हरन ने। डॉक्टर कहते हैं तुमने फोटो में उस बिल्ली को देख लिया जो वहाँ पे थी ही नहीं। इसके साथ भी यही हो रहा है। जब ये चेहरों को पहचान नहीं पाती तब इसका दिमाग आइडेंटिफिकेशन के लिए चीजें जैसे कि हेयर स्टाइल, शरीर की बनावट, आवाज, कपड़ों का पहनावा, एटीट्यूड, ऐसे फैक्टर्स पर विजुअल्स पाने के लिए निर्भर हो जाता है। ये प्रोसेस दिमाग ऑटोमेटिक करता है, वो भी इस स्पीड से कि इसको पता ही नहीं चल पाता कि ये गलती कर रही है। इसे अपनी एक्सीडेंट से हुआ एक छोटा सा मेमोरी लॉस समझकर इसने इन सब के बारे में सोचा भी नहीं होगा। एक्सीडेंट के बाद से अलीशा को एहसास ही नहीं हुआ कि वो फेस ब्लाइंड है। हमें उदाहरण के तौर पर दिखाया जाता है कि किस तरह से लोग दिख रहे हैं उसे।
अब कहानी यहाँ से 3 हफ्ते पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि अलीशा एक न्यूज एंकर है। उसे एक लड़का एक पेन ड्राइव देता है जिसमें कई लड़कियों की अश्लील फोटोज वीडियोस थी। उन लड़कियों में से अलीशा एक लड़की के पास जाती है उसे समझाने कि सामने आओ और जो ये सब गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कंप्लेन करो, पर वो मना कर देती है। काफी रिसर्च करने के बाद अलीशा को पता चलता है कि लड़कियों की ऐसी फोटोज वीडियोस बनाने वाला, ऐसा गंदा काम करने वाला अमर फेलिक्स है। अलीशा इस खबर को चैनल पे चलाने के लिए कहती है, लेकिन सीनियर उसे मना कर देती है क्योंकि ठोस सबूत नहीं थे अलीशा के पास। नकुल नाम का एक हैकर अमर के लिए काम करता था। वो ऐसे काम करना नहीं चाहता था, पर अमर उसे ब्लैकमेल कर रहा था करने के लिए, तो उसका खुलासा करने के लिए अलीशा से मिल गया। उसी ने पेन ड्राइव दी थी अलीशा को। नकुल उसे अमर की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो किसी लड़की के भाई से पैसे मांग रहा था वीडियोस फोटोज ना अपलोड करने के लिए। अलीशा सीधे जाती है पुलिस स्टेशन, जहाँ उसे मिलता है एलन, जिसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। जो फाइल उसने बनाई थी अमर के गंदे कामों की, वो भी उसे दिखाती है। एलन कहता, मैं ये देख लूंगा, बाकी कुछ और पता चले तो ये मेरा कार्ड है, कांटेक्ट कर लेना। अलीशा की एक सीनियर को अलीशा के इस केस पर रिसर्च अच्छी लग जाती है, तो वो कहती हैं कि हम इसे अपने चैनल पर दिखा सकते हैं, बस कुछ ओरिजिनल फुटेजेस होंगी तो और अच्छा होगा। अलीशा को पता था कि अमर का अड्डा कहाँ है, तो वो पहुंच जाती है वहीं पर रियल फुटेजेस शूट करने। वो फैक्ट्री के अंदर जाती है तो देखती है कि अमर किसी आदमी से पैसे ले रहा है। वो वीडियो बना के अपनी सीनियर को भेजती है, पर नेटवर्क नहीं आ रहा था तो सेंड हो ही नहीं पाती वीडियोस। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि एक आदमी आता है, अमर को मारता है और फिर फैक्ट्री में आग लगा देता है। वो आदमी हरन था जिसे अलीशा ने देख लिया था। अलीशा हड़बड़ाहट में स्कूटी लेकर निकल जाती है कि तभी एक ट्रक वाला उसे टक्कर मार देता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसके जेब से एलन का कार्ड मिलता है तो उसे ही फोन करके बुला लिया जाता है। कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब अलीशा को समझा रहे होते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसे कहते हैं फीचर्स की पहचान। चेहरे के अपने कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि आंखें, कान, होठ और बहुत कुछ। चेहरा फीचर्स का कलेक्शन ही तो है। हमें उन फीचर्स के इंडिविजुअल वेरिएशंस को पहचानने की कोशिश करनी है। कोई ऐसा फीचर एक इंसान के चेहरे पर जो कि और किसी के ना हो, जो एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में फर्क करने में मदद करे। जो बातें डॉक्टर ने बताई उनको सुनने के बाद एलन को हरन पर शक हो जाता है, क्योंकि अलीशा ने तो एक एक फीचर डिटेल डिस्क्राइब किया था उस आदमी का जिसे उसने देखा था, जो कि हरन ही था। एलन समझ जाता है कि उसने जो ज्ञान दिया मेमोरी एरर के ऊपर, वो सब भटकाने के लिए था। एलन सुप्रिया नाम की एक लड़की से कांटेक्ट करके कहता है कि हरन नाम का एक लड़का है, उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। एलन सीधा हरन से ही पूछ लेता है कि तुमने अमर फेलिक्स को क्यों मारा। हरन नहीं बता रहा था तो एलन सीनियर को कॉल करके कहता कि हमें खूनी मिल गया है। हरन एकदम चिल होके मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। सीनियर आ जाते हैं तो एलन कहता कि हरन को हिरासत में ले लीजिए, यही है असली कातिल। जो स्केच इसने बनाया था वैसा इंसान है ही नहीं कहीं। तभी वहाँ वैसा ही आदमी आ जाता है जैसा स्केच बनाया था हरन ने। वो आदमी मान भी रहा था कि वही असली खूनी। एलन हैरान हो जाता है कि इसने किस आदमी को फंसा दिया और कैसे ये आदमी मान रहा है कि यही खूनी है। एलन के पास तो कुछ सबूत था नहीं हरन के खिलाफ, तो हरन आराम से निकल जाता है। एलन हरन से कहता है, अमर की पर्सनल हार्ड ड्राइव को मैं काफी समय से ढूंढ रहा हूँ। उसके अड्डे पर गया पर वहाँ मिली नहीं। एलन अपने सीनियर से पूछता है कि छानबीन के दौरान कोई हार्ड ड्राइव मिली थी क्या, तो सीनियर बताते हैं कि हाँ मिली थी। वो एविडेंस रूम में रखी हुई है लॉकर में, लेकिन बिना परमिशन के उसे बाहर नहीं निकाल सकते। हरन एलन से कहता है, तुम इस केस की तहकीकात करने नहीं आए हो, उस हार्ड ड्राइव के लिए आए हो। अब एलन का फोन स्विच ऑफ बताने लगा था और उसकी गाड़ी पुलिस को वहाँ मिली जहाँ एविडेंस रखे हैं। सीनियर ऑफिसर को शक हो गया था एलन पर कि वो सही आदमी नहीं है, तो वो उसके बारे में पता लगाते हैं। पता चलता है कि उसे तो नौकरी से कब का निकाल दिया गया है, वो अब खुद अपराधी है। हरन और डॉक्टर सुदर्शन सोचते हैं कि अलीशा का सच जानना जरूरी है। हरन बताता है कि अमर ने मेरी बहन नीरजा के साथ बुरी तरह दुष्कर्म किया था। सारा गुस्सा, सारी तकलीफ, इन सब ने मुझे तोड़ के रख दिया था। देविका ने मुझे संभाला, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाता। हमारा सारा फोकस नीरजा की रिकवरी पर ही था कि वो पहले जैसे नॉर्मली अपनी जिंदगी जीने लगे। उसके साथ जो हुआ, उस बुरे हादसे से उभर पाना उसके लिए आसान ना था, पर हरन ने उसे हौसला दिया, उसे मोटिवेट किया वापस से अपनी जिंदगी जीने के लिए। नीरजा जब अपनी जिंदगी के इस बुरे हादसे को पूरी तरह से भूलने लग गई थी कि तभी एक दिन हमारा पड़ोसी अंसार मिलने आया हमसे। वो सकीना का भाई था जो कि नीरजा के साथ ही अगवा हुई थी। अंसार ने बताया कि जब सकीना भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही थी, तब किसी ने सकीना के दुष्कर्म करते वक्त बनाई गई वीडियो की क्लिप उसके पास भेज दी। ऐसा किया था अमर ने, ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने के लिए। हरन ने ठान लिया कि अमर को खत्म करना ही होगा, वरना वो ऐसा ही करता रहेगा। वो अंसार के साथ जाता है अमर के अड्डे पर और अमर को मारते हुए उसका पूरा अड्डा
जला देता है। थोड़े दिन बाद हरन से अंसार के पिता मिलने आते हैं। उन्हें डर था कि अमर को किसने मारा ये पता करने जरूर कोई आएगा, उनका बेटा ना फंसे, इसके लिए वो विनती करते हैं कि भले मुझे कुछ हो जाए लेकिन उसे बचा लेना। वर्तमान में हरन सीनियर ऑफिसर से कहता है कि उस हार्ड ड्राइव में कुछ तो है जो एलन को चाहिए, आप उसे हार्ड ड्राइव तक पहुंचने से रोकिए। सीनियर कहता है कि आखिर तुम हो कौन और इस केस से तुम्हारा क्या संबंध है? जिसका स्केच तुमने बनाया था उसको हमने पकड़ा, लेकिन फिर मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पर हमें उसे छोड़ना पड़ा। हरन कहता कि वो सब बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले आप हार्ड ड्राइव बाहर निकलवाइए ताकि हम देख सकें कि उसमें क्या है, उसके बाद चाहे आप मुझे हिरासत में ले लेना। हरन अलीशा के सोर्स नकुल से कांटेक्ट करता है क्योंकि हार्ड ड्राइव में पासवर्ड लगा था जो कि वो क्रैक कर सकता था। हरन और अलीशा जा ही रहे होते हैं नकुल से मिलने कि तभी एलन इन दोनों के पीछे लग जाता है इन्हें जान से मारने के लिए। एलन इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था तो हरन उसे थोड़ी देर के लिए चकमा देकर अलीशा को उतार देता है, ये कहकर कि तुम नकुल से मिलो, मैं आ जाऊंगा। एलन काफी कोशिश करता है हरन को पकड़ने की, लेकिन उसकी गाड़ी ही पलट जाती है। हरन बच गया था पर उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। हरन ने जो लोकेशन बताई थी अलीशा वहीं खड़ी थी तो वहां हरन आ जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में था। सीनियर ऑफिसर आते हैं हार्ड ड्राइव देने तो हरन हार्ड ड्राइव लेता है और फिर ऑफिसर को गोली मार देता है। अलीशा हैरान हो जाती है कि ये इतना कैसे बदल गया। हरन विलन वाली स्माइल हंसते हुए हार्ड ड्राइव लेके वहां से चला जाता है। वहां डॉक्टर सुदर्शन और नकुल आ जाते हैं तो अलीशा उन्हें पूरी बात बताती है तो वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वहां हरन आता है तो पता चलता है कि जो अलीशा से मिलने आया था वो हरन नहीं एलन था। कार एक्सीडेंट में एलन मरा नहीं था और न ही हरन को कुछ हुआ था। एलन ने हरन को गोली मार दी, फिर उसका जैकेट पहन के अलीशा से मिलने आया। अलीशा चेहरे तो पहचान नहीं सकती थी तो एलन ने खुद को हरन बताया तो अलीशा ने हरन का जैकेट देखा और उसके आधार पर उसने एलन को हरन ही समझा। हरन बताता है 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कंट्रोवर्शियल केसेस में डिफेंडेंट्स और विटनेस को बचाने के लिए इंडिया के हर स्टेट में एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया गया था और एलन एक विटनेस प्रोटेक्शन ऑफिसर था। उसका काम था विटनेस को नई आइडेंटिटीज देकर उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखना, पर एलन ने उस जिम्मेदारी को ही पैसे कमाने का जरिया बना लिया। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर उसने छुप छुपा के गवाहों की आइडेंटिटीज को बेचना शुरू कर दिया। एलन ने गवाहों की आइडेंटिटीज उनके डिफेंडेंट्स को बेचनी शुरू कर दी, मतलब जिनके खिलाफ वो गवाही देने वाले थे उनको। सुप्रिया एलन के इस काम में पार्टनर है। उसके साथ चिन्नप्पा नाम का आदमी भी काम करता था जो कि बहुत सारे काले काम करता था, जिसका खुलासा किया देवराजन नाम के पत्रकार ने। चिन्नप्पा देवराजन के सीधे घर गया और उसे गोली मार दी उसकी बीवी चित्रमल के सामने ही। चित्रमल ने पुलिस में कंप्लेन कर दी और तैयार हो गई अपने पति को मारने वाले के खिलाफ गवाही देने के लिए। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत चित्रमल को नई आइडेंटिटी दी गई। एलन ने करोड़ों रुपए लेकर चिन्नप्पा को चित्रमल की नई आइडेंटिटी बेच दी। जब चित्रमल कोर्ट जा रही थी गवाही देने तो चिन्नप्पा ने उन पर हमला करवाया पर वो बच गईं। चित्रमल की आइडेंटिटी जब लीक होने का पता चला तो एलन को प्रोटेक्शन प्रोग्राम से हटा दिया गया और डेस्क जॉब दे दी गई। चित्रमल को फिर नई आइडेंटिटी दे दी गई। चिन्नप्पा एलन को धमकाने लगा कि अगर वो जेल गया तो उसके सारे फ्रॉड काम का खुलासा कर देगा वो। एलन फिर प्लान बनाने लगा चित्रमल को मारने का। अपने पुराने कॉन्टैक्ट से एलन ने पता लगा लिया कि चित्रमल कोची के एक घर में ठहरी हुई है। गवाही देने आना था उसे बैंगलोर के कोर्ट में। एलन जानता था कि विटनेस प्रोग्राम प्रोटोकॉल के तहत सीबीआई ट्रायल के दौरान विटनेस को कोची से बैंगलोर सिर्फ एक नेशनल एयरलाइन फ्लाइट में ही लेकर जा सकती है। अभी थोड़ी ही देर में वो फ्लाइट कोची से बैंगलोर के लिए रवाना होने वाली है। एलन खुद से तो चित्रमल को नहीं मारेगा बल्कि किसी से मरवाएगा जो कि पूरी तरह से अनजान व्यक्ति हो। उसने फ्लाइट तक पहुंच रखने वाले 2 आदमियों को चुना और फिर अमर से कांटेक्ट करके उन 2 आदमियों के परिवार में मौजूद महिला के साथ दुष्कर्म कराया और उनकी वीडियो बनाई ब्लैकमेल करने के लिए। उसमें से एक पीड़िता थी सकीना। एलन का मेन टारगेट था उसका भाई अंसार अली जो कि बैंगलोर एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ का काम करता है, मगर अमर एलन के बताए काम से ज्यादा काम करने पर उतर आया। जो प्लान था उसको फॉलो करने के बजाय वो ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगा एलन को बिना बताए। अगर उसने ये काम ना किया होता तो शायद एलन का प्लान कभी सामने ना आता। अमर ने 3 लोगों के साथ दुष्कर्म किया था, सकीना, निर्जा और एक और औरत थी निवेदिता। सकीना और निर्जा दोनों एक साथ कहीं जा रहे थे। अमर को ऑर्डर मिला था सिर्फ सकीना को उठाने का, पर उसने निर्जा को भी उठा लिया और उसके साथ भी गलत किया। फिर निवेदिता के साथ भी गलत किया और उसका वीडियो उसके घर भेज दिया एलन ने। अमर एकदम टेंशन फ्री रहता था कि कोई उसका क्या ही बिगाड़ेगा, इसलिए उसने निर्जा को भी नहीं छोड़ा। पर निर्जा के साथ खड़ा था उसका भाई हरन। तो इस तरह से हरन इस केस में जुड़ गया और इतना बड़ा खुलासा हो रहा था अब जाके। निर्जा बेमतलब में ही इसमें फंसी और उसके साथ गलत हुआ, पर बात
सिर्फ नीरजा की नहीं रह गई थी। एलन ने निवेदिता के हस्बैंड को ब्लैकमेल करा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना ये वीडियो वायरल हो जाएगा। अब हरन ठान लेता है एलन का खात्मा करने का। हम देखते हैं कि एलन पहुंच जाता है हरन के हॉस्पिटल वाले घर, जहाँ पर सिर्फ देविका और नीरजा थी। पुलिस एलन को हर जगह ढूंढ रही थी, इसलिए यहीं पर आकर छुप गया वो। नीरजा कहती कि तुम्हें पता नहीं मेरा भाई कौन है, तो एलन कहता कि मुझे पता है कि वो कौन है, तभी मैं यहाँ आया। हमें पता चलता है कि हरन कोई आम इंसान नहीं है बल्कि स्काई मार्शल है। ये एक तरह की कॉम्बैट सिक्योरिटी पोस्ट है जो कि बनाई गई थी उन आतंकियों से निपटने के लिए जो प्लेन को अगवा कर लेते हैं। हरन उनमें से एक है। स्काई मार्शल की पहचान छुपा के रखी जाती है, इसलिए एलन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। कभी कैसे लड़ना है, कैसे भिड़ना है, कैसे मारना है उसे अच्छे से पता है। वो इस चीज में एक्सपर्ट है। हरन के पास इतनी पावर थी कि उसे हर जगह एंट्री मिल सकती थी, उसे कहीं कोई भी नहीं रोक सकता था। बैंगलोर और कोची एयरपोर्ट दोनों जगह पर उसका कंट्रोल था। वो चाहे कैसे भी चीजों को हैंडल कर सकता था, इतनी पावर थी उसके पास। हरन उस फ्लाइट में पहुंच जाता है जिससे चित्रामल जाने वाली थी। हरन स्पेशल ईयरफोन के जरिए नकुल से कनेक्टेड था। टेक ऑफ के बाद काम करना बंद कर जाता है ना सब कुछ, तो वो स्पेशल ईयरफोन लगा रखे थे उसने। चित्रामल फ्लाइट में आ जाती है और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। अब टास्क ये था कि उस आदमी को पहचानना है जो चित्रामल को मारेगा। अलीशा ने एक और आदमी को अमर के अड्डे पर देखा था। वो आदमी जिसे एलन ब्लैकमेल कर रहा था चित्रामल को मारने के लिए, उसकी बीवी की वीडियो वायरल कर देने का कहकर। सारी जिम्मेदारी अलीशा पर आ जाती है कि जितने पैसेंजर्स हैं उन सबकी फोटो देखो और पहचानो कि वो आदमी कौन था। अलीशा चेहरा तो पहचान नहीं पाती थी, तो उससे कहा जाता है कि उसके चेहरे पर कोई एक फीचर रहा होगा जो बाकियों से अलग हो, उस पर ध्यान दो। हरन चित्रामल को सारी बात बता देता है कि वो कौन है और क्या चल रहा है प्लेन में। एलन देविका को नीरजा की वीडियो दिखाता है और कहता है कि मेरे पास जो हार्ड ड्राइव है उसमें और भी फुटेजेस हैं, मुझे यहाँ से बाहर भिजवाओ नहीं तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अलीशा को याद आता है कि उस आदमी के होठ के ऊपर एक निशान था। वो सारे पैसेंजर्स की फोटोज देख लेती है पर किसी के चेहरे पर वैसा निशान नहीं था। उस फ्लाइट से चिनप्पा भी ट्रैवल कर रहा था। उससे पूछने पर वो बताता है कि जब हरन वीडियो बना के ब्लैकमेल करने वाला प्लान कर रहा था तभी मैंने उससे नाता रिश्ता तोड़ दिया था। एलन पट्टी वट्टी बांध के मरीज बन जाता है। ऐसा मरीज जिसे कहीं और शिफ्ट किया जाना है, तो एम्बुलेंस से वो बाहर निकलेगा तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। एक ऑफिसर हरन को खबर देता है कि चित्रामल की सीट शैलजा रवि के नाम से बुक की गई है। उसी फ्लाइट में 6 और सीट्स बुक की गई हैं उसी सेम आइडेंटिटी से। नकुल उन 6 लोगों के बारे में जांच करके बताता है कि उनकी पहचान जाली है, उन सब के असली नाम अलग हैं और ये सब किसी न किसी केस के गवाह हैं जिन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है गवाही देने के लिए। एलन ने इन सब की आइडेंटिटी बेची थी। सब पर 1-2 बार हमला हो चुका है पर ये लोग बच गए किसी तरह से। अब ये कोर्ट जाके गवाही देते और फिर बात चलती कि इन पर हमला हुआ कैसे, तो एलन का नाम आता फिर कि उसने सबकी आइडेंटिटी बेची थी। ये सब एलन के दुश्मन बन गए थे। चिनप्पा का कोई प्लान था ही नहीं, सारा प्लान एलन का था इन सभी गवाहों को मारने का। प्लेन के अंदर कोई नहीं था बल्कि एलन का प्लान था पूरे प्लेन को ही उड़ा देने का। हरन का दिमाग टनकता है। वो नकुल से कहता कि निवेदिता की हिस्ट्री खंगालो पूरी। उसकी हिस्ट्री निकालने पे पता चलता है कि उसका हस्बैंड है सुदेव जो कि एटीसी में है। सुदेव के होठों के ऊपर निशान था, मतलब अलीशा ने इसी आदमी को देखा था अमर के अड्डे पर। एलन ने सुदेव से कहा था कि जब फ्लाइट लैंड होने वाली हो तब उसे गलत रनवे पर लैंड करवा देना, जिससे कि फ्लाइट सीधा क्रैश हो जाएगी दूसरी फ्लाइट से। सुदेव मान गया था। नहीं मानता तो एलन उसकी बीवी की वीडियो वायरल कर देता। वो ऐसा करने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ ऑफिसर्स आके उसे पकड़ लेते हैं और एलन का सारा प्लान फेल हो जाता है। प्लान भले फेल हो गया पर वो देविका के जरिए वहां से बच के निकल जाता है। जब एलन प्रोटेक्शन प्रोग्राम में था तो उसने अपने लिए भी एक फेक आइडेंटिटी बना ली थी, तो वो अब कहीं भी जा सकता था, आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था। हमें देखने मिलता है कि एलन नई पहचान के साथ प्राइवेट जेट से देश छोड़ के जा रहा है। एलन खुश था कि अब तो इस जंजाल से निकल जाएगा वो, लेकिन जेट में उसका काल हरन भी मौजूद होता है। हार्ड ड्राइव अभी भी एलन के पास ही थी तो भौकाल मार रहा था खूब, तो हरन कहता कि उसमें कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में जब एलन तैयार हो रहा था बाहर निकलने के लिए तो वो एमआरआई रूम के पास था। देविका ने समझदारी दिखाई और उस रूम का दरवाजा खोल दिया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई। प्लेन के अंदर ही खूब सारा एक्शन होता है। हरन एलन और उसके चेले चपाटों को मैले कपड़ों की तरह धोता है। एलन हार नहीं मान रहा था तो हरन गोली मार उसका भेजा खोल उसका अंत कर देता है और उसके अंत होते ही ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये मूवी थी बहुत सारे ट्विस्ट टर्न एक्शन सस्पेंस से भरी हुई। ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं जो दिमाग को सोचने पे मजबूर कर दें कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही सस्पेंस डालने के चक्कर में काम खराब कर दिया। फर्स्ट हाफ तक तो कहानी समझ आती है, लेकिन फिर सेकंड हाफ में कहानी इतना ज्यादा अलग मोड़ ले लेती है कि समझ ही नहीं आता कुछ भी कि हो क्यों रहा है। इतने सारे किरदार आ जाते हैं, इतने सारे ट्विस्ट आ जाते हैं जो कि उतना मायने भी नहीं रखते। हर चीज को कुछ ज्यादा ही डिटेल में समझाने के चक्कर में मूवी बड़ी और कंफ्यूजिंग लगने लगती है, ऐसी कंफ्यूजन जो सॉल्व ही ना हो पाए। उदाहरण के तौर पर अगर आप मुझसे कहो कि घड़ी देख के टाइम बताओ, मैं टाइम बताने के बजाय ये बताने लग जाऊं कि घड़ी काम कैसे करती है, कैसे उसकी सुइयां घूमती हैं, तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने में। भले वो जानकारी काफी लाभदायक हो, पर जरूरत ही नहीं है इतना डिटेल में बताने की। तो यही इस फिल्म में देखने मिला। एक्सप्लेनेशन में आपको समझ नहीं आया होगा, पर मूवी में ऐसा था कि कंफ्यूजन पैदा करने के लिए जो बात पहले बतानी चाहिए वो बाद में बताते हैं, और जो बाद में बतानी चाहिए वो पहले, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। टेक्निकली परफेक्ट होने के चक्कर में इतनी चीजें बता डालें कि आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में व्यस्त हो जाता है और मूवी से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फेस ब्लाइंडनेस वाली दिक्कत के बारे में जो जानकारी दी गई, बस वही एक जानकारी थी जो काम की थी। इमोशनल मोमेंट जो थे वो भी हमें अच्छे से फील नहीं होते। हमें वो फील ही नहीं हो पाता कि किसी के साथ बुरा हुआ है। जब एलन का खुलासा हो गया उसके बाद अलीशा का कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी उसको इम्पोर्टेंट एलिमेंट बना के लास्ट तक दिखाया। फिल्म की कहानी इतना खींची गई कि याद ही नहीं रह जाता कि कहानी शुरू कैसे हुई थी। एक बात समझ नहीं आई कि अलीशा अनाथ थी क्या? उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई और माँ बाप दिखाए ही नहीं गए। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑडियंस नोटिस कर सकती है वो दिखाई ही नहीं, और दुनिया भर का टेक्निकल ज्ञान देने में लगे रहे। जब वो फैक्ट्री पहुंची थी तो उसने अपने फोन पे वीडियोस बनाई थी। एक्सीडेंट के बाद उसका फोन कहाँ गया? अगर खो भी गया या टूट गया तो भी पुलिस आसानी से डाटा रिकवर कर सकती थी, पर फिल्म लिखने वाला शायद फोन भूल ही गया। जब सबको पता था कि एलन चित्रामल को मारने वाला है तो उसे बाय रोड लेके चले जाते तो उसका प्लान खराब हो ही जाता ना। माना कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर हरन को इतना पावरफुल दिखा दिया तो ये भी व्यवस्था कर ही लेता वो तो। और चित्रामल और बाकी सब नहीं मरे तो उसका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, वो तो भाग ही रहा था देश छोड़ के। ये जो प्लॉट था कहानी में वो काफी यूजलेस लगा। हरन की बचपन की कहानी क्यों दिखाई उसका भी लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि पूरी फिल्म में उसका अतीत कोई भी असर नहीं डालता। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो कहानी थी कि वीडियोस फोटोज बना के लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, अगर उसी प्लॉट पर टिके रहते, उसी पर खत्म करते तो कुछ सही मैसेज भी मिल जाता लोगों को, लेकिन कहानी आगे बढ़ा के वो मैसेज भी फीका पड़ जाता है। काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी इस मूवी को एक्सप्लेन करने की, तो सोचा लाओ करते हैं। मलयालम मूवी है, ऊपर से एक्टर भी बढ़िया है, तो मुझे लगा कि अच्छी ही होगी, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक्टिंग के मामले में टोविनो थॉमस से लेकर सभी ने अच्छा काम किया है, बस यही अच्छा है मूवी में। अब और कुछ तो बताने को है नहीं, तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, और ना लगा हो तो भी आप डिसलाइक या कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जीटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।